साथियों नमस्कार। हम 70th बीपीएससी के बारे में कुछ टॉपिक्स पे यहाँ बात करेंगे। और ये ऐसा समय है, लास्ट ईयर भी अगर आपने देखा होगा तो 69th का फॉर्म अराउंड इसी टाइम पर अराउंड 28 जून को आपको नोटिस मिला था कि 15 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे। यदि मैं डेट्स में कन्फ्यूज़न नहीं है तो अराउंड मैं इसीलिए बोल दे रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि शायद अब फॉर्म के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा टाइम है जो बहुत क्रूशियल है, बहुत ही क्रिटिकल मंथ्स हैं जो आने वाले समय में। तो ऐसे टाइम पे आपको अपनी स्टडी शेड्यूल कैसे रखनी है और सिलेबस पे मास्टरी कैसे हासिल करनी है और टफनेस लेवल पे थोड़ा सा हम बात करेंगे और आपकी प्रिपरेशन का करंट स्टेटस क्या है, इन पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, राइट। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं बताना चाहता हूँ थोड़ी सी चीज़ें कि आपका जो भी प्लान हो, आप जो भी, अगर आप जॉब करते हो या जॉब नहीं करते हो, मेरा ऐसा मानना है कि आप अपनी स्टडी शेड्यूल में 10 आवर्स का तो प्लान रखें ही रखें। 10 आवर्स का प्लान रखें। हो सकता है किसी का, अब जो जॉब में है उनके लिए तो 10 आवर्स बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बट उनके लिए ऐसा हो सकता है कि आप जॉब के दौरान, कई बार ऐसा होता है कि जो आप इंजॉय कर रहे होते हैं या अपने कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उनकी बजाय आप अपने मोबाइल में या टैब में अगर कुछ मिलता है या कुछ लिख कर रखा है साइड में या करंट अफेयर्स का कुछ सुन लिया, तो इस तरह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा मानना है ना कि जो 10 आवर्स आपको मिलते हैं रोज़ का, सपोजिंग कि आपको 10 आवर्स मिल रहे हैं, 8 आवर्स किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए 10, और इतना तो करना पड़ेगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है। आप अब तक अगर नहीं किए हैं तो भी चलेगा, बट इस मोमेंट पे आप नहीं करोगे तो वो नहीं चलेगा, राइट। तो इस 10 को आप 4 भाग में डिवाइड करना। देखो, आप अपने अनुसार थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस ला सकते हो, ऑफ कोर्स ला सकते हो। ये जस्ट इंडिकेटिव है कि हाउ यू नीड टू प्लान। इसमें आपका सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4 में आप डिवाइड कर सकते हो, और जो आपका अभी कमज़ोर है ना, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। तो इसको आप चाहो तो इक्वली भी डिवाइड कर सकते हो, या अगर लगता है कि चौथा पॉलिटी है और पॉलिटी सेक्शन पे यू हैव गुड कमांड, तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हो। तो 2.5 का रखो। ऑफ कोर्स 2.5 की प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं, तो आप, हो सकता है कि 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी आ जाए। अगर 2-2 घंटे का आपने 4 स्लॉट लगा दिया, तो आपको मानकर चलना है कि ये जो आपका करंट स्टेटस है, आप जहां भी आपका करंट स्टेटस हो, आप वहां से मतलब बेहतर करेंगे, और आप अपने लक्ष्य के प्रति या जो भी आपका टारगेट है, मैं मानकर चलूंगा कि आप उसको कर रहे हैं। बस उसमें आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है, एंड आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट, डबल ई। एक ई का मतलब है इफिशियंसी से और एक का है इफेक्टिवनेस से। अब इनको थोड़ा सा मैं एलाबोरेट अगर करूं इन दोनों वर्ड्स को, तो इफ़िशियंसी का मतलब क्या होता है कि कोई काम अगर 5 घंटे में करना है और उस काम को आपने 2 घंटे में कर दिया, तो आपको माना जाएगा कि यू आर एन इफिशियंट पर्सन, राइट। जैसे मेट्रो मैन हमारे हैं, ई श्रीधरन जी, उनको कहा जाता है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट पर्सन, कि मेट्रो को लोग कह ही नहीं रहे थे कि उतने कम समय में चलेगा, बट उन्होंने चला दिया, तो इफिशियंसी वो है। और इफेक्टिवनेस ये है कि ठीक है मेट्रो चला तो, बट वो मेट्रो काम भी करे और इफेक्टिवनेस रहे। आपने जो मेमोराइज किया या याद किया या फिर आपने जो भी पढ़ा, वो चीज़ें आप याद कर पा रहे हैं, और रियल टाइम सिचुएशन में, दैट मीन्स एग्जामिनेशन हॉल में, आपको ठीक ठीक चीज़ें याद आ जा रही हैं। इसका मतलब है कि आपने, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और तोते की तरह और फिर भूल गए, वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको इंश्योर करना है। और सिलेबस इंटरकनेक्टेड ऑफ कोर्स पॉइंट है कि इसको मास्टरी कैसे करना है। मैंने इस पर कितनी बार बात किया है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू री एम्फेसाइज इट, बिकॉज आई नो आप कितने भी साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, ये एग्जामिनेशंस का नेचर ही ऐसा है कि आप ट्रैक से भटकेंगे ही भटकेंगे। तो बार बार आपको खुद को उस ट्रैक पे लाना होता है, और उसके लिए जो सबसे अच्छा कीवर्ड होता है वो होता है सिलेबस। और सिलेबस के साथ एक जुड़ जाता है पीवाईक्यू। देखो, कोचिंग कोई भी हो, उसका कोई भी मटेरियल है, उसको हमेशा आपको थर्ड प्रायोरिटी पे रखना है। नंबर 1 प्रायोरिटी आपका सिलेबस होगा, 2 पे होगा पीवाईक्यू, और 3 पे ही कोई कोचिंग का मटेरियल छूट जाए तो छूट जाए, ये नहीं छूटने चाहिए, राइट। कई सारे लोगों का एक प्रश्न होता है रिलेटेड, मैं उस पर बात कर लेता हूं कि क्या मुझे अभी कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सी माई पॉइंट इज, लास्ट मोमेंट पे आपको कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपके पास एक लंबा समय है, सपोज करो कि आप
25 आपका टारगेट है, किसी का हो सकता है कि 71 टारगेट हो, तो वैसे लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि अब आपको किसी भी तरह के कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। चाहे वो, अगर आपको लगता है कि हाँ टेस्ट पेपर खरीदना है, तो मुझे नहीं लगता कि टेस्ट सीरीज के लिए आपको प्रीलिम्स के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत है। मार्केट में मिलता है, उसको क्यों इतना आप पैसा वेस्ट करोगे? आप उसे लो और टाइम देख करके सॉल्व करो। हाँ, जहाँ तक मेंस का बात होता है तो उसमें आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ यहाँ पे मुझे चेक करके कोई बताए कि मुझे क्या करना है। बट मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम्स में आपको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। तो डू नॉट वेस्ट योर मनी, या टाइम भी जाता है उसमें, आप जाओगे टेस्ट में अगर कम स्कोर आएगा तो उसमें टेंशन होगा फालतू का वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन चीज़ों से आप बचें। आप ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करें कि जो अभी बदलते माहौल में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें आप ट्रेंड को पकड़िए। और अगर आपको लगता है, सपोज करो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिस पे आपके पास मटेरियल नहीं है, तो वो मटेरियल सिर्फ आप अपने प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हैं, राइट? तो वो काम कर सकते हैं। तो मास्टरिंग द सिलेबस में मेरा ये कहना है ना कि आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो मिडीवियल इंडिया पे यूपीएससी नॉर्मली बहुत कम क्वेश्चन पूछता रहा है, यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। बट ऐसा साल देखेंगे कि अचानक से 4-5 साल नहीं पूछा और अचानक से एक साल 8 ही क्वेश्चन पूछ लिए। शायद 2019 का ऐसा साल है जिसमें मिडीवियल इंडिया पे बहुत क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो ऐसे में मैं लोगों को जानता हूं जिन्होंने मिडीवियल इंडिया पढ़ना ही छोड़ दिया था, तो उनके साथ तो धोखा हो गया। तो कहने का ये सेंस है, धोखा इन द सेंस धोखा नहीं हुआ, मतलब कि उन्होंने खुद के साथ धोखा किया कि आप कोई भी पोर्शन है उसको इग्नोर ना करें। हाँ, लेकिन साथ में आपको थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी ये है कि अगर जो ट्रेंड है, तो ट्रेंड में अगर मान लो कि अगर साइंस एंड टेक पे अब क्वेश्चन पूछना शुरू हुआ, तो आप साइंस एंड टेक को भी करोगे, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी इग्नोर नहीं करोगे कि जो स्टैटिक पोर्शन है उनको भी आप देखोगे। अगर साइंस एंड टेक में न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे मान लो कि आप चंद्रयान है, तो चंद्रयान तो आपको करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ चंद्रयान 3 का तो ये तो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप जो बेसिक साइंसेस हैं, बेसिक साइंसेस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आप उनको नहीं छोड़ेंगे, राइट? तो आपको इन दोनों को करके जाना है। नाउ टफनेस लेवल, टफनेस लेवल कई सारे लोगों का जैसे कहना है कि 69th में टफनेस लेवल बढ़ा है। आई एग्री कि हाँ ऐसा हुआ है, और अब ये उम्मीद करना कि पीछे की तरफ जाएगा, मुझे नहीं लगता। आप किसी भी कमीशन को देखेंगे तो रिसेंट डेज में उनका टफनेस लेवल बढ़ा ही है। तो आपको क्या करना है कि आपको खुद को प्रिपेयर करना है उससे एक लेवल ऊपर, कि अगर आपको लगता है कि सपोज करो कि 10 क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड आए, तो अब आपको ऐसे प्रिपरेशन करनी है कि हम 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, डिपेंडिंग, कि हम इस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो मल्टीपल स्टेटमेंट पूछे, सिंगल लाइनर पूछे, हम दोनों के लिए प्रिपेयर हैं। और ये कैसे होगा? ये होगा जब आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा, ठीक है? तो इसके तहत आप कर सकते हैं। और टफनेस लेवल सी, अगर कोई भी, जैसे कई सारे लोग इस पे बहुत चिंतित रहते हैं कि हाँ टफनेस लेवल बहुत बढ़ रहा है। सी, अगर टफनेस लेवल किसी एक के लिए है तो आपके लिए है, आपके लिए है तो अदर्स के लिए है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो रैदर देन इसका वरी किए हुए आप ये कोशिश करो कि आपके पास जो भी मटेरियल है उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। और जब रिवीजन हो जाए तो ये देखो, अंत में जैसे कई बार मान लिया कि सबका आपने रिवीजन कर लिया, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, सबको आपने रिवीजन कर लिया। अब आप खुद से रिकॉल करके देखो कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको रिकॉल करने में परेशानी आ रही है। पता चल जाएगा कि हाँ, अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री का डेट, मान लो खासकर एंशियंट का, वो आपको जैसे मान लो कि आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा, तो आपको कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि लोथल में क्या मिला, कालीबंगन में क्या मिला, बनवाली में क्या मिला, चनहुदड़ो में क्या मिला। अगर आपको इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल एक बार फिर से उनको रिविजिट करो। और आई एम श्योर कभी भी अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो कभी भी कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें होती हैं उनमें रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिवीजन करने की ज़रूरत हमेशा फैक्चुअल चीज़ों में पड़ेगा, जैसे कि कोई डेट हो गई, उसमें आप डेट भूल जाओगे। जैसे मान लो कि पूछ दिया गया कि जो हमारे लीडर्स थे, लाल बाल पाल, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हम कहते हैं, तो जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपने पढ़ा होगा, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट। तो उसमें कई बार ये प्रश्न अगर मान लीजिए कि आ गया कि इन तीनों में से किसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो आपको पता है कि लाला लाजपत राय ने ही केवल की थी।
तो लेकिन ये कन्फ्यूजन का विषय है। तो आपको जब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन ही इस तरह से होलिस्टिक कीजिए कि आपने लाल बाल पाल लिया या विष्णु विष्णु चिपलुंकर को भी शामिल कर लिया और आपने सीधे इस चीज को याद कर लिया कि नहीं, सिर्फ लाला लाजपत राय थे और आप इससे आपका काम बन गया। फिर आपको अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि अच्छा बाल गंगाधर तिलक ने कभी किया था क्या, तो इस तरह से फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेरा द होल पॉइंट जो स्कैटर्ड है, आई एम श्योर कि आपको ये पता चल भी रहा होगा, बट क्या है कि पूरी बातों का सार ये है कि आप जैसे भी पढ़ाई करें, जो भी आपका रिसोर्स हो, आपका जिस दिन एग्जामिनेशन है, आपको जो भी तरीका अपनाना है, तरीका आपका हो सकता है, आपका मटेरियल अलग हो सकता है, अलग सबसे अलग हो सकता है, दैट मीन्स कि मेरे से अलग हो सकता है, इनसे अलग हो सकता है, बट याद आना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। और आपने देखा होगा अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन में, तो मैंने एक बार एनालिसिस करके बताया भी था कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ही पर्सनालिटीज बेस्ड होते हैं, और खास और ये इन दोनों पे तो डेट्स और पर्सनालिटीज पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जहां भी आपको डेट दिखाई दे, पर्सनालिटीज दिखाई दे, इन पे आप थोड़ा सा अटेंशन डालेंगे। देखो एक और चीज़ होती है ना कि हम लोग अपना मेजर नहीं करते हैं कि हमारी करंट स्टेटस क्या है। इसके पीछे पार्टली हम रिस्पॉन्सिबल हैं और पार्टली जिस तरह का नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो हम उनको तो ब्लेम कर नहीं सकते, तो खुद पे ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। इसके लिए करना क्या है, चूंकि कोई भी कमीशन होता है, आपको बुक्स तो बताता नहीं है, कोई भी कमीशन एक ब्रॉड सिलेबस दे देता है और उस ब्रॉड सिलेबस के अंतर्गत आपको कोई टीचर अगर कुछ बताते हैं तो उसके अनुसार आप आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कहना है कि आप एक डायरी हमेशा अपने पास रखें और उसमें रोज का अपना प्लान लिखते जाएं। उससे ना आप जज कर पाएंगे कि आपका हुआ कितना है। नहीं तो मैंने खुद देखा है कि आपको याद नहीं रहेगा कि आज से 4 रोज पहले आपने क्या पढ़ाई की थी, या अगर याद आ भी गया एक दो चीज तो आज से 15 दिन पहले आपने क्या पढ़ा था वो याद नहीं आएगा। और जैसे मान लो कि आपने 1 तारीख से शुरू किया तो 1 2 3 इस तरह से करके मान लो 7 दिन हो गए, तो 7 दिन का 1 से 7 ऐसे लिखना है और अपना जो भी मंथ है उसको आप डालिए। और फिर उसमें सब्जेक्ट वाइज आप, जैसे मान लो कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपने कितना कंप्लीट किया इन दिनों में, यहाँ आपने लिखा। फिर ज्योग्राफी है, आपने कितना कंप्लीट किया ये लिखा। अगर आपको मान लो कि न्यू मटेरियल कोई पढ़ा तो एक सेक्शन आपने न्यू का बनाया, एक आपने अगर रिवीजन किया है तो वो सेक्शन बना दिया, एक आपने आंसर राइटिंग की है तो एक ये सेक्शन बन गया। तो इसमें आपने सप्ताह का कर दिया, और जब मंथ का एंड होता है तो आपने मंथ के एंड में एक लिख दिया कि हाँ मैंने मंथ के एंड में इतना कंप्लीट किया। उससे आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आपकी कम से कम जो प्रोडक्टिविटी होगी वो मिनिमम 30% बढ़ जाएगी, 30 to 40 आप जितना ले, डिपेंडिंग कि आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। एंड दिस रियली हेल्प्स, आप इसको यकीन करें और आप ये तो जरूर इंक्लूड करें, कोई भी चीज़ इंक्लूड करें या ना करें, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी करंट स्टेटस क्या है। नहीं तो साल के साल बीतते जाएंगे, नहीं पता लगेगा। वन थिंग विच आई हैव पर्सनली फेल्ट, और जो मैं लोगों को देखा हूँ, जितना टाइम बीतता जाएगा ना प्रिपरेशन फेज में, उतना ही आपकी जो मोटिवेशन लेवल है या जो आपकी एनर्जी है, या इनफैक्ट जो कहो कि जिस सर्विस में आप इंटर करना चाहते हो उसके प्रति अट्रैक्शन ही कम होता जाएगा। और अगर आपको यकीन नहीं है तो जो भी आपके आसपास जो अपने सीनियर्स हैं आप उनसे बात करें, आपको पता चलेगा कि इसलिए जितना अर्ली हो सके और जितना जल्दी हो सके आप इस फेज से बाहर निकलने का प्रयास करें। यह आपके हित में तो है ही, अपने समाज और सबके हित में है। इस सेंस में है कि हम एक लॉक एक जो लूप होता है उसमें फंस जाते हैं और उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप पूरी एनर्जी के साथ, जो मैंने 10 घंटे की बात कही, हो सकता है कि आपके पास कोई एक्सक्यूज हो और कई बार जेन्युइन एक्सक्यूज भी होते हैं, बट मैं फिर भी कहूँगा कि आप उसमें से समय, देखो ये ड्रीम आपका है, इसमें नोबडी एल्स इज गोइंग टू मेक दैट मच एफर्ट जितना कि रिक्वायर्ड है। हो सकता है कि अदर पीपल आपको 1-2% हेल्प कर दें, वो एक कहते हैं ना कैटलिस्ट का काम कर जाए, बट आपको धक्का आप ही को मारना है। तो मुझे लगता है यू आर मैच्योर इनफ टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। और नेक्स्ट टाइम हम जो भी अगर से नोटिफिकेशन आता है या फिर इससे रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो हम उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।